हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं इस अनमोल वचन से। शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो 1885 से लेके 1947 के बीच में हुए। तो शुरू करते हैं, क्रमवार सारी घटनाओं को विस्तार से देखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहली घटना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसकी स्थापना देश के एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व करने तथा ब्रिटिश सरकार के सुरक्षा कपाट के रूप में हुई थी। अब देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। इसके संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम, जो स्कॉटलैंड के निवासी थे। अब इसकी स्थापना मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। पहले इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, बाद में दादाभाई नौरोजी ने इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा। आगे देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। जैसे कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम यूरोपियन जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो थे जॉर्ज यूले। और प्रथम महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था वो थी कादिम्बिनी गांगुली। प्रथम यूरोपीय महिला तथा प्रथम महिला अध्यक्ष जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो थी एनी बेसेंट। वह अधिवेशन जिसमें पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था वो था 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह साहनी ने की थी और इन्होंने स्वयं इसे गाया था। वंदे मातरम जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। तो देखते हैं आगे की घटना। अगली घटना है 1905 का बंगाल विभाजन। अब इसका उद्देश्य था हिंदुओं और मुसलमानों की एकता को तोड़ना। इस समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन और ये लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। अब बंगाल का विभाजन दो भागों में हुआ था, जैसे पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आते थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, और पूर्वी बंगाल के अंतर्गत आते थे पूर्वी बंगाल और असम। पश्चिम बंगाल जो कि हिंदू जनसंख्या बहुल क्षेत्र था तथा पूर्वी बंगाल मुस्लिम जनसंख्या बहुल वाला क्षेत्र था। तो ये थी घटना 1905 की बंगाल विभाजन घटना। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो बंगाल विभाजन से संबंधित है, जैसे 3 दिसंबर 1903 को विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में रखा गया था और 19 जुलाई 1905 को जनता के सामने प्रस्ताव रखा था। 20 जुलाई 1905 को समाचार पत्रों में विभाजन की घोषणा की थी और 7 अगस्त 1905 को इसका विरोध प्रारंभ हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हो गया था। 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू हुआ था। विभाजन के फलस्वरूप बंगाल और संपूर्ण देश में रोष और विरोध की लहर फैल गई थी। 16 अक्टूबर 1905 का दिन शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया। बंगाल विभाजन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला लिखा था, जो गीत आज भी बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। तो ये थी संपूर्ण जानकारी बंगाली विभाजन से संबंधित। अब अगली घटना है मुस्लिम लीग। तो बंगाल विभाजन की घोषणा के पश्चात मुसलमानों का एक शिष्टमंडल जिसमें कुल 36 लोग शामिल थे, आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो को मिलने गया। इस शिष्टमंडल ने केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय निकायों में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की थी। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक में मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा की गई। इसकी स्थापना 1906 में आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे। अब देखते हैं 1907 का कांग्रेस विभाजन। 1907 का अधिवेशन सूरत में हुआ था।
जिसके अध्यक्ष थे रासबिहारी घोष। इस समय कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हो गया था। अब नरम दल के नेता थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, गोपाल कृष्ण गोखले, आनंद मोहन बसु, दीनसाय वाचा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, डॉक्टर रासबिहारी घोष, मदन मोहन घोष। और गरम दल के नेता थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल। इन तीनों को सम्मिलित रूप से लाल बाल पाल कहा जाता था और अन्य नेता थे अरविंद घोष। अगली घटना है खुदीराम घोष को फांसी। शहीद खुदीराम घोष भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने वाले सबसे युवा क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। मुजफ्फरपुर के जज D.H. किंग्सफोर्ड को मारने की साजिश के आरोप में खुदीराम घोष को मुजफ्फरपुर जेल भेजा गया, जिसे मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के रूप में भी जाना जाता है। 11 अगस्त 1908 को 18 साल की उम्र में फांसी पर लटका दिया गया। उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे कम उम्र का शहीद बनाया। अगली घटना है 1913 की गदर पार्टी। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था और 1913 में गदर पार्टी भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए भारतीयों द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था। इसका गठन 1913 में हुआ था। इसका मुख्यालय था सैन फ्रांसिस्को में था। इसकी स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने की थी। अगली घटना है प्रथम विश्व युद्ध, जो 1914 से लेकर 1918 तक चला। 1915 में गांधी जी भारत आगमन हुआ था और 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता। 1916 में लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इस समय नरम दल और गरम दल का एकीकरण हुआ था और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता हुआ था। अब देखते हैं 1916 का होम रूल लीग आंदोलन। यह प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात प्रथम भारतीय प्रतिक्रिया थी, जो आयरिश होम रूल से प्रेरित थी। इस आंदोलन का उद्देश्य था राजनीतिक शिक्षा और सार्वजनिक बैठकों आदि के माध्यम से स्वशासन प्राप्त करना। मद्रास होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी और पुणे होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। अब देखते हैं चंपारण आंदोलन। 1917 में चंपारण बिहार में चंपारण आंदोलन हुआ था। वहाँ के एक स्थानीय नेता, जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल, वे गांधी जी से मिले और चंपारण बिहार की स्थिति को बताया। वहाँ की 3 खटिया प्रणाली के बारे में गांधी जी को जानकारी दी और गांधी जी को चंपारण चलने के लिए कहा। 19वीं सदी के प्रारंभ में अंग्रेज बगान मालिकों ने किसानों से यह करार करा लिया था कि अपनी भूमि के 3/20 हिस्से पर वह नील की खेती आवश्यक रूप से करेंगे, जिसे 3 खटिया प्रणाली कहा जाता था। इस सत्याग्रह के बाद में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी और इसके बाद ही महात्मा गांधी के नाम से उन्हें बुलाया जाने लगा। चंपारण सत्याग्रह के बाद 1918 में गांधी जी अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों से मिले और उनकी समस्या को समझा। यह विवाद फ्लैग बोनस को लेकर था। फ्लैग की समाप्ति हुई तो मिल मालिक बोनस को समाप्त करना चाहते थे। मजदूरों ने इसका विरोध किया। गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा। इसके बाद उसी वर्ष 1918 में गांधी जी ने खेड़ा गुजरात में किसानों के साथ अत्याचार हो रहा था। किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बाद भी उन्हें करों की वसूली की जा रही थी। गांधी जी ने किसानों को लगान न देने के लिए कहा और इस मामले की जांच के बाद ये निष्कर्ष निकला कि लगान माफ़ कर देना चाहिए। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में किए गए उनके कार्यों को लेकर भारत में उनकी काफ़ी चर्चा थी। आंदोलनों के बाद में सफलता प्राप्त होने पर भारत में बड़े नेता के रूप में उन्हें जाना जाने लगा। अगली घटना है रॉलेट एक्ट।
जब 1818 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद ही 1919 में अंग्रेजों द्वारा रॉलेट एक्ट को भारत में लाया गया था। परंतु इस एक्ट में भारतीयों के लिए कोई भी अच्छी बात नहीं थी, जैसा कि गांधी जी और भारत के लोग सोच रहे थे। क्योंकि हमने ऊपर चर्चा की थी कि गांधी जी भारतीयों को विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद के लिए अंग्रेजी सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहन दे रहे थे, ताकि विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज भारत के लिए कुछ अच्छे कदम उठाए। पर ऐसा नहीं हुआ। रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील वाला कानून कहा गया था। अब अगली घटना है जलियांवाला बाग नरसंहार। पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के बाद जनता का आक्रोश तेज हो गया था। कई जगह हिंसाएं होने लगी थी। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को शाम 5 बजे जलियांवाला बाग में विशाल सभा में रॉलेट एक्ट और डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के लिए भाषण हो रहा था। तभी सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर आर डायर ने फौज द्वारा भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। इस घटनाकांड में लगभग 1500 लोग मारे गए थे। वैसे तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार मारे गए लोगों की संख्या 379 और घायलों की संख्या 1200 बताई गई है। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अब अगली घटना है खिलाफत आंदोलन। उस समय तुर्की के खलीफा को सारे विश्व में मुसलमानों का धार्मिक गुरु माना जाता था और उनके ऊपर अंग्रेजों द्वारा बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा था। अंग्रेजों के उनके साथ इस बुरे व्यवहार को लेकर भारत में मुसलमानों ने अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन को शुरू कर दिया था। गांधी जी ने भी इस आंदोलन का सहयोग किया, क्योंकि वे मुसलमानों को भी भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ना चाहते थे। प्रारंभ में इस आंदोलन का नेतृत्व अली बंधुओं ने किया था, जो शौकत अली और मोहम्मद अली थे, परंतु बाद में इसका नेतृत्व गांधी जी को दे दिया गया। अब अगली महत्वपूर्ण घटना है असहयोग आंदोलन। इन सब घटनाओं को देखते हुए गांधी जी द्वारा अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। यह गांधी जी का भारत में प्रथम सबसे बड़ा आंदोलन था। यह आंदोलन अहिंसक होना था, जिसमें भारतीयों को अपने खिताबों को त्यागना, सरकारी शिक्षण संस्थानों, सरकारी सेवा, विदेशी सामान और चुनावों का बहिष्कार करना और अंत करों का भुगतान करने से इनकार करना था। गांधी जी ने भी अपनी केसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी। अब अगली घटना है चौरी चौरा कांड, जो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में हुई थी। किसानों के एक जुलूस पर पुलिस वालों द्वारा गोली चलाने पर भीड़ ने थाने को जला दिया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को हिंसात्मक होते देख इसको समाप्त करने का निर्णय लिया, परंतु इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसले की आलोचना बहुत भारतीय नेताओं ने की थी। जैसे सुभाष चंद्र बोस द्वारा इस फैसले को राष्ट्रीय संकट कहा गया। इसके साथ ही कई नेता जैसे चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू आदि ने भी असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसले की आलोचना की थी, परंतु गांधी जी अपने इस फैसले पर डटे रहे और बाद में सबने इस फैसले को स्वीकार कर लिया था। अगली घटना थी स्वराज पार्टी। इसके बाद कुछ नेता थे जो गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं थे। वे थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, जो गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं थे। वे एक नई पार्टी की स्थापना करना चाहते थे। तो इसी क्रम में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में मार्च 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। 1924 का अधिवेशन बेलगांव में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। कांग्रेस का यह 40वां अधिवेशन था और एकमात्र अधिवेशन था जिसमें गांधी जी अध्यक्ष बने थे। अब इसके बाद की घटना है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को विलायत से मुंबई पहुंचा था। इसका स्वागत देशव्यापी हड़ताल से हुआ। जब कमीशन दिल्ली पहुंचा तो वहां काले झंडे और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे
के साथ विरोध किया गया। साइमन जब लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया। पुलिस के लाठीचार्ज के कारण कुछ ही दिनों बाद लाला जी की मृत्यु हो गई थी। 1929 का अधिवेशन लाहौर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अब इसके बाद देखते हैं एक महत्वपूर्ण घटना जो है दांडी मार्च। यह 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था, जो 6 अप्रैल 1930 तक चला था। दांडी मार्च गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम से लेकर दांडी गुजरात तक चलाया गया था। इसमें गांधी जी के साथ भारत के अलग अलग क्षेत्रों के कुल 78 सहयोगियों ने भाग लिया था। इसकी दूरी 241 मील थी। आगे देखते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन। यह सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक चला था। यह सम्मेलन सेंट जेम्स पैलेस लंदन में आयोजित किया गया था। उस समय ब्रिटिश सम्राट थे जॉर्ज पंचम, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड और गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन। इस सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ब्रिटिश राजनीतिक दल के 16 प्रतिनिधि थे, देशी रियासतों के 16 प्रतिनिधि थे और ब्रिटिश भारत के 57 राजनीतिक नेता थे। कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि इस सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुआ था। आगे देखते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया था और यह 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हुआ था। यह सम्मेलन भी लंदन में हुआ था। इस समय ब्रिटिश सम्राट थे जॉर्ज पंचम, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड और वायसराय थे लॉर्ड वेलिंगटन। कांग्रेस के प्रतिनिधियों में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। यह कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। महिला प्रतिनिधि के रूप में सरोजनी नायडू, बेगम जहांआरा, शाहनवाज और राष्ट्रीय दल के प्रतिनिधि के रूप में मदन मोहन मालवीय, दलित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मुसलमानों की तरफ से थे आगा खां तृतीय, मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना। इसी समय एक घटना हुई जिसे पूना पेक्ट कहा गया। यह 26 सितंबर 1932 को हुआ था। गांधी जी दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाए जाने से बहुत दुखी हुए थे और 20 सितंबर 1932 से पूना के एरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया था। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी के प्रयासों से पूना में गांधी जी तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ। समझौते के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटें 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। इस समझौते पर गांधी जी एवं डॉक्टर अंबेडकर के मध्य हस्ताक्षर हुए थे। तो ये थी महत्वपूर्ण घटना पूना पेक्ट। अब देखते हैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। तीसरे गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश सम्राट थे जॉर्ज पंचम, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड और वायसराय थे लॉर्ड वेलिंगटन। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, इंग्लैंड की लेबर पार्टी ने भी भाग नहीं लिया था और मोहम्मद अली जिन्ना को भी आमंत्रित नहीं किया गया था। अब आगे देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। ब्रिटिश संसद द्वारा 1935 में पारित किया गया था और इसे 1937 में लागू किया गया था। यह लॉर्ड लिनलिथगो के नेतृत्व वाली संयुक्त चयन समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में हो गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध जो 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक चला था। अब अगली घटना है मुस्लिम लीग, जो 1940 में एक अलग देश पाकिस्तान की मांग कर रही थी। अब अगली महत्वपूर्ण घटना है क्रिप्स मिशन, जो 1942 में भारत आया था। इसका नेतृत्व स्टीफोर्ड क्रिप्स ने किया था, जो विंस्टन चर्चिल के गठबंधन सरकार के श्रम मंत्री थे।
क्रिप्स मिशन 22 मार्च से 11 अप्रैल 1942 तक भारत आया। इसका उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध के लिए भारतीय सहयोग प्राप्त करना। अब अगली घटना है भारत छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा ऑपरेशन जीरो हॉर्स चलाया गया था। इसके तहत गांधी जी सहित लगभग सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में कैद कर दिया था। अंग्रेजों की ओर से पूरी कोशिश इस आंदोलन को दबाने की हो रही थी, परंतु इस आंदोलन को दूसरी पंक्ति के नेता अलग अलग क्षेत्रों में यह आंदोलन जारी रखा और साथ ही साथ लोगों ने भी इस आंदोलन को खूब सहयोग दिया। यह आंदोलन भारत के अंतिम सबसे बड़े स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में से एक था। अब देखते हैं शिमला सम्मेलन। 1945 में शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया था। यह भारत शिमला में वायसराय लॉर्ड वेवेल और ब्रिटिश भारत के प्रमुख राजनीतिक नेताओं के बीच एक बैठक थी। यह वेवेल योजना के प्रावधानों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था। सम्मेलन 24 जून 1945 को शिमला में शुरू हुआ, जो 14 जुलाई 1945 तक चला। शिमला सम्मेलन भी विफल साबित हुआ। अब इसके बाद देखते हैं एक महत्वपूर्ण घटना जो है कैबिनेट मिशन। यह आया था 1946 में। इसका उद्देश्य था भारत के लिए एक संविधान निर्माण के संबंध में भारतीय नेताओं के साथ समझौते पर पहुंचना। एक संविधान बनाने वाली संस्था, जिसे भारत की संविधान सभा कहा गया, तैयार करना। प्रमुख भारतीय दलों के समर्थन के एक कार्यकारी परिषद की स्थापना करना। ये थे कैबिनेट मिशन के कुछ उद्देश्य। अब आगे देखें तो 22 मार्च 1947 को ब्रिटिश भारत का 34वां एवं अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया। लगभग 2 महीने की वार्ता के पश्चात लॉर्ड माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारत का विभाजन अनिवार्य है। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बना दिए गए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो 1885 से लेके 1947 के बीच में हुए। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।